हेलो शालू गोलूज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा गाय केड़ो हाल है, के बोनाचो। सो बच्चा पार्टी में वापस आ चुका हूं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके यूनिट एंड मेजरमेंट का। सो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई गाइडलाइंस क्या होती है यूनिट लिखने की, छोटी मगर मोटी बातें करी। फिर डायमेंशंस क्या है, थोड़ा सा उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। तो डायमेंशन क्या है एक बार वापस से याद दिला देता हूं। जब हमें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना होता है, मतलब मास, लेंथ, टाइम, इनके टर्म्स में लिखना होता है, तो उन पर हम कुछ पावर्स लगा देते हैं, उन पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। फिर मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था। क्या प्रॉमिस लिया था? कि बेटा कम से कम 15 से 20 डायमेंशन जो है स्टार्ट की जो मैंने लिखवाई है आपको, वो आपको याद होनी चाहिए, उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे बनाते हो तरीका पता होना चाहिए। जैसे वर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फोर्स की पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पता होनी चाहिए, है ना। और लगभग जो मेन डायमेंशन है वो याद होनी चाहिए। जैसे पावर की डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी की, वो याद होनी चाहिए। समय के साथ जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको धीरे धीरे याद होती जाएगी। तो डायमेंशन कैसे बनाई जाती है वो प्रोसेस मैं आपको सिखा चुका हूं। जो मैंने डायमेंशंस आपको दी हैं, है ना, बनवा के दी हैं, वो आप एक काम करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा? अब उनको आप अच्छे से लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। और किसी भी रेफरेंस बुक से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस की जो वो टेबल होती है वो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी एक डायमेंशन की जो लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा। आप इजीली ऐप पे जब जाएंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो लेक्चर नंबर 3 है मेरा, लेक्चर नंबर 3 के साथ में डीपीपी तो आपको मिलेगी। अब और आप क्या करूंगा, जो डायमेंशन की जो लिस्ट है ना, वो मैं भी आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने डायमेंशंस याद करी हैं 20-25, है ना, प्रैक्टिस करी है, तब ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला। तो आप तैयार हैं? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की एप्लीकेशंस। हमारा चैप्टर वही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो भाई अब ये दिमाग में, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते समय ये दिमाग में होना चाहिए कि कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो डायमेंशन वाला टॉपिक है, वहां से आपके 5 तरह के सवाल उठ सकते हैं। तो ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब रियल फिजिक्स यहीं से शुरू हो रही है, बिल्कुल सिंपल है। प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आएगा। हो सकता है कई बच्चों को दिक्कत भी हो, तो दिक्कत हो तो डरना नहीं है बेटा, सवाल पूछना है, ठीक है ना, डाउट पूछने हैं, प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। प्रोसेस समझा रहा हूं। तो पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मतलब आपको सवाल में कोई इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है कि क्या इक्वेशन सही है डायमेंशनली या नहीं है, क्या इक्वेशन मतलब जो है फिजिकली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है, क्या दोनों तरीके से करेक्ट है। इस तरह के सवाल वो पूछ सकता है। मान लो आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, है ना, और आप किसी फॉर्मूले में अटक गए, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब वो फॉर्मूला सही है या गलत है, वो चीज अगर चेक करनी है तो आप डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हो। कैसे करेंगे हम सीखेंगे। फिर दूसरा एप्लीकेशन हो गया टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में जाने के लिए भी आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। हालांकि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी मैंने आपको सीजीएस से एसआई में, एसआई से सीजीएस में आना थोड़ा बहुत मैंने सिखाया था, वो यूनिट मेथड से मैंने सिखाया था, पर अब हम डायमेंशन से भी इसको सीखेंगे। तीसरी है डिड्यूसिंग रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हो सकता है आपको फॉर्मूला बनाना, मतलब आप उससे फॉर्मूला बनाना, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी ए, वो फिजिकल क्वांटिटी बी पे डिपेंड करती है, सी पे डिपेंड करती है, डी पे डिपेंड करती है, बताओ इनमें फॉर्मूला क्या होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो वो कैसे बनता है वो हम सीखेंगे, कोई फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे इसके अंदर। फोर्थ, व्हेन डिराइव्ड क्वांटिटीज आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। एक हो जाता है फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी इन अ गिवन इक्वेशन। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर मैन रहेगा उसमें क्या सीखेंगे, पहला पॉइंट सीख लेंगे आज के लेक्चर में, ये वाला पॉइंट हम सीखेंगे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हम सीख लेंगे। इसके बाद में हम कौन सा वाला पॉइंट सीख लेंगे, ये वाला पॉइंट सीख लेंगे, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी हम सीख लेंगे और ये भी हम सीख लेंगे। तो ये तीनों की एक बार मैं आपको पूरा आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे का बताऊंगा, तब तक पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो डीपीपी में आपको देने वाला हूं, डीपी की प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चा के अटकते थोड़ा सा, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए बेटा समझते हैं। पहला लेते हैं पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका। और क्या है, मान लीजिए बेटा आपके पास में कोई इक्वेशन है, ठीक है, कोई फॉर्मूला है। हर फॉर्मूले में एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। बोल सर होता है। अगर मेरे गोलू
लेफ्ट हैंड साइड की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन है आपके पास में या आपके पास आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला जो है डायमेंशनली कैसा, डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा, डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बात नंबर 1। और अगर बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर ना आए तो फिर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, और डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो इक्वेशन है या फिर आपके पास जो भी कोई फॉर्मूला है ना, वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इक्वेशन या फॉर्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होगा और फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। आइए अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल से स्टार्ट करूं जहां से आपको पता है। मैंने क्या बोला कि भाई एक इक्वेशन में लिखता हूं k बराबर हाफ mv स्क्वायर, जहां पे मैंने कहा k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी। बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये पूछा मैंने कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो नोट्स में लिखोगे, प्रॉपर बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, फिर जो मैं बोल रहा हूं इक्वेशन लिखोगे, फिर लिखोगे क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये लिखोगे क्वेश्चन, अब आंसर आप करोगे, है ना। तो ये नोट्स आपको बनाने हैं। तो भाई क्या सिखाया मास्टर ने आपको, अभी क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाती है सर, तो मतलब सर सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। मतलब हाँ सर। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करोगे तो सर लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और कल वाली बात याद है मैंने क्या बताया था लेक्चर नंबर 2 में आपको, मैंने बताया था जब वर्क की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की होगी, कैसी भी एनर्जी सबकी डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होगी। और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, याद होनी चाहिए। देखो अब याद नहीं है ना वर्क की डायमेंशन, अगर मैं बोल रहा हूं याद नहीं, इसका मतलब तैयारी कम है, तो फिर समझ नहीं आएगा। मैं आपको प्रोसेस समझा सकता हूं, अब याद तो आपको करना पड़ेगा ना। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की जो डायमेंशन होगी वही एनर्जी की होगी। तो क्या होती है, इसकी होती है m1 L2 T-2, ये आपके वर्क की डायमेंशन होती है। ये आपको याद होने से फटाफट क्वेश्चन कर सको, ठीक है। ओके सर। अब अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में बात करें तो भाई राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। अब बात करें भाई हाफ की, तो हाफ क्या है, कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। ये जो हाफ है, पाई हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7.5 हो गया, है ना, जो कांस्टेंट उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होते हैं। वो क्या होते हैं बेटे, डायमेंशन लेस होते हैं। तो 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं, बोल हाँ ठीक है। मास की होगी, हाँ। क्या मास की t होगी सर, नहीं। क्या मास की l होगी, नहीं। क्या मास की m होगी, हाँ सर सही बोल रहे हो सर, m1। और v क्या है सर, स्पीड की क्या होती है, बताओ सर, स्पीड की होती है L1 T-1, L1 T-1 सर। और सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। हाँ तो भाई क्या हो गया, ये बन गया m1 L2 T-2। ओ माय गॉड की कसम, मजा आ गया, क्योंकि सर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सर बराबर है। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली भी करेक्ट है, और चूंकि कांस्टेंट तो 1/2 होगा तो ये फिजिकली भी करेक्ट है। बात समझ में आ गई। ऐसे हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करो, राइट हैंड साइड डायमेंशन चेक करो, बराबर आ रही मतलब फॉर्मूला सही है, बराबर नहीं आ रही मतलब फॉर्मूला गलत है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो बच्चा पार्टी में आपसे बोलता कि भाई k बराबर 7/2 mv स्क्वायर है। अब मैंने पूछा क्या ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली, क्या आपकी इक्वेशन जो है डायमेंशनली
करेक्ट है या नहीं, क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये मैंने पूछा। तो मेरा आंसर क्या होगा, यस यस, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। बट फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। बट फिजिकली क्या है बेटे, इनकरेक्ट है। यही तो डायमेंशन की क्या है, एक लिमिटेशन हो गई। तो पहली लिमिटेशन क्या समझी हमने क्वेश्चन के माध्यम से, कि अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड की जब डायमेंशन आप लिखोगे, के की जब लिखोगे, के क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी डायमेंशन क्या होती है, m1l2t-2। देखो मेरे याद हो तो आपको भी याद होनी चाहिए, याद करना है बेटा, है ना, पढ़ाया था ना आपको। वर्क डायमेंशन फोर्स की क्या होती है, m1l1t-2। वर्क क्या होती है, m1l2t-2। जो वर्क की होती है वो एनर्जी की होती है ना। और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या है बेटे, राइट हैंड साइड में सर है 7/2 mv²। अब भाई 7/2 भी क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया। 1/2 भी क्या था, कांस्टेंट था। तो चाहे 1/2 हो चाहे 7/2 हो, दोनों कांस्टेंट है, दोनों डायमेंशनलेस होंगे। हाँ। तो यहां पर मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी की l1t-1, ठीक है ना। तो m1l2t-2 दोनों की सेम आ रही है। तो LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम आ रही है सर, इसलिए डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली फॉर्मूला सर करेक्ट है पर फिजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट क्या होता है, 1/2 होता है, 7/2 नहीं होता, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन है। तो भाई अब मान लो कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, अब आप भूल गए कि भाई यहाँ पे स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो इतना तो डायमेंशन से आपको पता लग जाएगा ना, कम से कम क्या बच्चे की जान लोगे। अब बस ये बता नहीं पाता कि यहाँ पे कांस्टेंट 7/2 होगा, यहाँ पे कांस्टेंट 1/2 होगा, कांस्टेंट 3/2 होगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम पता नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। सो क्या है पहली लिमिटेशन, क्या हो गई पहली लिमिटेशन, वी आर नॉट श्योर अबाउट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई डायमेंशन एनालिसिस की। तो चाहे तो आप अपनी कॉपी में ये बात नोट कर सकते हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि वो 7/2 होगा, 1/2 होगा, जब हम डायमेंशनल एनालिसिस से चीजों को चेक कर रहे होते हैं, या फॉर्मूला जब हम चेक कर रहे होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, सो क्या लिखोगे आप, वी आर not sure about proportional constant, ठीक है। So we are not sure about proportional constant while we are using क्या, dimensional analysis। बात समझे, ये लिमिटेशन हो गई। ये क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, फर्स्ट लिमिटेशन हो गई डायमेंशन एनालिसिस की। तो बात समझ में आई। तो कोई भी फॉर्मूला है, टेंशन की जरूरत तो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन चेक करो, राइट हैंड साइड डायमेंशन चेक करो, बराबर आ रही फॉर्मूला सही है, अगर नहीं आ रही तो गलत है। बस ये खत्म हो गई, पहले एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने पूछा बेटा एक इक्वेशन है v = u + at, जहां पे बोला गया v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपसे कहा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। ये आपको गिवन डेटा है, ये आपको गिवन दे रखा है। और पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। लिख लो क्वेश्चन ऊपर कि ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये सवाल हो गया, ठीक है साहब, ठीक है मेरे गोलूस, ठीक है मेरे शालू, समझ में आ रहा बच्चा पार्टी, कोई टेंशन नहीं, कोई मस्ती नहीं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। मैंने कोई कल आपको बात बताई थी, वापस बताता हूं। आपके पास 10 मीटर की रस्सी है, 4 मीटर रस्सी काट दी तो क्या 6 किलो आम मिलेंगे? नहीं सर 6 किलो आम नहीं मिलेंगे, 6 मीटर रस्सी मिलेगी। तो मतलब लेंथ में से काटोगे, लेंथ क्या मिलेगा, लेंथ
समझ रहे हो? और लेंथ में से लेंथ ही काट सकते हो, ठीक है ना। मास में क्या जोड़ सकते हो? मास जोड़ सकते हो, और मास में मास जोड़ोगे तो आएगा भी क्या? मास। लेंथ में क्या जोड़ सकते हो? केवल लेंथ जोड़ सकते हो, और लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो आएगी भी क्या? लेंथ। लेंथ में से क्या घटा सकते हो? केवल लेंथ घटा सकते हो, और लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो आएगी भी क्या? लेंथ। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद सेम फिजिकल क्वांटिटी ओनली, एंड अगेन whatever the new quantity arises, again वही वो सेम क्वांटिटी होगी। तो मतलब फोर्स में क्या जोड़ पाएंगे सर? फोर्स जोड़ पाएंगे, और फोर्स में अगर फोर्स जोड़ेंगे तो आएगा भी क्या? फोर्स। और लेंथ में क्या जोड़ पाएंगे सर? लेंथ में लेंथ जोड़ पाएंगे, और लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो आएगा भी क्या? लेंथ। बोला ओके सर। वेलोसिटी में सर वेलोसिटी जोड़ सकते हो, और वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेगा आएगी भी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन घटा सकते हैं, और एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन घटाओ तो आएगा भी क्या? एक्सेलरेशन। ओके ओके ओके। अब क्या बोल रहा है कि भाई v वेलोसिटी है, और v वेलोसिटी कैसे मिली? जब इनिशियल वेलोसिटी u और at को जोड़ा तो मिली। तो यहां से बात चमक गई मास्टर को कि भाई अगर ये वेलोसिटी मिल रही है, अगर ये वेलोसिटी मिल रही है, अगर ये वेलोसिटी, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए और ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में ही वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, और वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो आएगा भी क्या? वेलोसिटी। मतलब अगर मैं कहता a बराबर b प्लस सी है, और मैं कह देता क्या? मैं कह देता कि c जो है, c क्या है? फोर्स है बेटे। मैं कहता कि c क्या है? फोर्स है। c क्या है? फोर्स है। तो बता a क्या है और बता b क्या है। मैं ये बोलता, ये पूछता, तो आपका आंसर क्या होता कि सर अगर c फोर्स है ना, तो c में बी जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली बी भी क्या होगा? फोर्स। सर क्यों फोर्स? क्योंकि सर फोर्स में तो फोर्स ही ऐड हो सकता है ना सर। सर अगर सी अगर फोर्स है ना, तो बी भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स में तो फोर्स ही ऐड हो सकता है। तो भाई ए बता क्या है? अरे सर वापस वही बात। अरे सर फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो आएगा फोर्स ना, तो सर ए आया तो ए भी क्या होगा? सर फोर्स ही होगा। तो यही बात समझा रहा हूं मैं। हाँ बोला हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो भाई फिर भी ज्ञान नहीं है अपन को इतना, अपन तो अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, गुलगुले से बच्चे हैं। तो भाई v क्या है? वेलोसिटी है। तो v क्या हो गया? अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं बेटे, क्या हो जाएगी? बताओ 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 बताओ। L1 t-1। बोला हाँ सर, वेलोसिटी डायमेंशन ये होती है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। अब u क्या है? अब आपका जो RHS है, RHS जो है, RHS में क्या है भाई? RHS में आपके पास ये है u प्लस at है ना, समझ रहे हो। अब u क्या है? वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली at भी क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी का आएगा भी क्या? वेलोसिटी। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो बेटा, इसका मतलब इसके डायमेंशन में क्या होगी? L1 t-1 होगी। बात समझ में? u भी क्या है? वेलोसिटी है ना भाई, u भी क्या है? वेलोसिटी है। चाहे इनिशियल चाहे है तो वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन भी वही L1 t-1। आपको चलो at की निकाल के दिखाता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो आपको at की निकाल के दिखाता हूँ अलग से। at भी वेलोसिटी ही है, क्योंकि वेलोसिटी जुड़ सकती है। देखो कैसे, एक एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होती है सर? होती L1 t-2, और सर t की क्या होती है सर? t1 होती। तो भाई कितना आ रहा आप खुद देखो, L1 t-1 ही आ रही सर। तो at भी सर वेलोसिटी है, और u तो है ही वेलोसिटी। इसका मतलब दोनों की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड डायमेंशन दोनों की बराबर है। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। अच्छा मान लो यहां पे लिख देता मैं v, इक्वेशन में मान लो लिख देता, इक्वेशन मान लो मैं लिख देता v बराबर 3u प्लस 80। अब क्या कहते हो इस इक्वेशन के बारे में? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? बताओ 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 बताओ, क्या डायमेंशनली करेक्ट है? यस, डायमेंशनली करेक्ट है। यस, डायमेंशनली करेक्ट है, 100% डायमेंशनली करेक्ट है सर। ये कोई टेंशन नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि सर ये v भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी और at भी वेलोसिटी है। तो अगर 3 का डायमेंशन लिखोगे भी तो 3 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशनली करेक्ट है। बट फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। बोला हाँ सर, बात समझ में आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन में लिख देता v बराबर u माइनस 80। अब बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? हाँ सर, अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो ये भी डायमेंशनली क्या करेक्ट है, पर ये फिजिकली इनकरेक्ट, क्योंकि हमको पता है इक्वेशन जो होता है v बराबर u प्लस 80 होता है। समझ रहे हो? और ये माइनस कब लगाते हैं? जब रिटार्डेशन होता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर वैसे देखा जाए तो वैसे ये क्या हो गई? फिजिकली क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लगा देता तो फिजिकली क्या है? गलत है। यहाँ पे 7/2 लगा दूं, फिजिकली क्या है? गलत है, पर डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो पहला जो मेथड है, सॉरी पहला जो एप्लीकेशन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चेक करना, क्या चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब बढ़ेंगे अपन दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन क्या है?
चेकिंग डायमेंशनल कंस्टेंट, ये तो हो ही गया, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये गलती से आ गया यहाँ पे। हाँ क्या है नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात। अब सुनो, मतलब एक सिस्टम है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको वैसे समझा देता हूं भाई। 1 kg बराबर कितना लिखते हैं अपन, 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो एक सिस्टम है जो कि कौन सा एमकेएस हो गया, एमकेएस में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यूनिट क्या हो गई kg, ये u2। ठीक है ना, सीजे सिस्टम में ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ये n2, और सीजे सिस्टम में ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, ये क्या हो गई u2। ठीक है ना, ग्राम। हम जानते हैं n1 बराबर क्या होता है, n1 u1 इज इक्वल टू क्या होता है, n2 u2 होता है, ये हमें पता है। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमको पता है। बोले हाँ सर हमको ये पता है। तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से n2 बराबर क्या लिख सकते हो, n2 बराबर क्या लिख सकते हो, n1 u1 बाई u2 लिख सकते हो। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, आराम से चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैंने कहा कि आप क्या करिए, आप 10 जूल बराबर 10 जूल बताओ, 10 जूल में कितने अर्ग होते हैं। मैंने पूछा बताओ 10 न्यूटन में कितने डायन होते, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मैंने सिखाया भी है यूनिट वाले मेथड से डायरेक्ट। बट डायमेंशन वाला जो मेथड है वो भी सीखना जरूरी है, जो कि आपको बुक्स में मिलेगा। तो आप जब बुक्स पढ़ोगे कोई भी तो आपको वहां पे मिलेगा, और फिर आप कंफ्यूज जाएंगे सर ने तो बताया नहीं, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो ये मेथड भी हम सीख लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, वो क्या मिलेगा बुक्स के अंदर वो मैं आपको बताता हूं। देखो n2 बराबर n1 u1 अपॉन u2 हो गया ना, और आपको मान लीजिए सवाल कुछ इस तरह का मिला, समझना आपको मिल गया द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट, कन्वर्ट इट इनटू सीजे सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप इसको जो है, जो मैंने पहले आपको मेथड बताया था यूनिट वाला, वहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, पर इसको हम डायमेंशन वाले तरीके से कैसे करेंगे वो हम अब सीख रहे हैं। आ जाओ। तो भाई इसको अगर हम लिखें, किसके फॉर्म में लिखें, डायमेंशन के फॉर्म में लिखें, देखो कैसे लिखेंगे। तो n2 बोला हाँ सर ठीक है, n2 बराबर n1। अब जो यूनिट है ना, यूनिट जो है उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। भाई कोई भी जब हम लिखते हैं तो हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखते हैं। बोला हाँ सर। तो यहां पे m1 l1 t1 पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट के लिए डायमेंशन ऐसे, ठीक है ना, और दूसरी यूनिट है तो m2 l2 t2 इतनी के फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी सिस्टम में। अब मान लो इस पे हो सकता है, इस पे अगर m पे पावर है a, इस पे पावर है b, इस पे पावर है c, तो इस पे पावर तो सेम ही रहेगी, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। अगर तो ये पहली यूनिट के लिए, मतलब पहला जो सिस्टम था उसके अंदर मास इतना, लेंथ इतना, टाइम इतना, और जो जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमको आना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, वो ये हो गया। तो भाई यहां से n2 बराबर क्या बना सर, यहां से n2 बराबर बना n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो जब भी कन्वर्जन वाला केस आ जाए कि कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा ही ध्यान रखो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, फटाफट से आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर m1 l1 t1 क्या है, मास, लेंथ, टाइम, जिसमें आपको गिवन डेटा है उसके मास, लेंथ, टाइम यहां रखेंगे, और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको जाना है, उसके मास, लेंथ और टाइम आप यहां रखेंगे, और फिर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? या फिर डायरेक्ट आप n2 बराबर n1 u1 अपॉन u2 कर सकते हैं। यहां पर u1 में आप पहले वाली यूनिट और यहां पे u2 में दूसरी वाली यूनिट, या फिर जिस तरीके से सिखाया था वैसे आप कर सकते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2 करके, ठीक है ना, बड़ी वाली यूनिट को तोड़ के। चलो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास में SI में दे रखा है, SI सिस्टम में हमारे पास में G दे रखा है कितना, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, SI में कन्वर्ट इट इनटू CGS। भाई फॉर्मूला क्या होता सर, ये होता फॉर्मूला, आपको तो n2 चाहिए ना, n2, हाँ बोला n2 चाहिए। n2 बराबर क्या हो जाएगा सर, m1 अपॉन m1 अपॉन n2 पावर a, l1 अपॉन l2, बेटे ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है, तो बड़ी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन रहेंगी, आराम से हो जाएगा काम, पावर c। बोला हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब भाई n1 क्या है, n1 तो दे रखा हमको, n1 तो फटाफट आप आराम से रख सकते हो, n1 दे रखा अपन को, कितना दे रखा है n1, देखो हमको n1 दे रखा है कितना, ये रखा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हमको n1 दे रखा है। बोलो हाँ सर दे रखा है,
दे रखा है। अब कहानी आती है कि भाई ये ABC क्या होंगे, ABC क्या होंगे, ABC ये पावर है, ये पावर क्या है, डायमेंशन है। ये पावर क्या है, डायमेंशन है। ये पावर क्या है बेटे, डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन किसकी होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटी सवाल में दे रखी है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है ये। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं पता, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप पता कर सकते थे। पर आपको ये याद भी होनी चाहिए। चलो आपको मैं सिखाता हूं पहले, है ना, ये क्योंकि नए नए बच्चों आप तो आपको नहीं पता। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा न्यूटन वाला, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपने 100% ये 9th क्लास में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा है। और G आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो क्या मैंने आपको डायमेंशन निकालनी सिखाई थी, बोले हाँ सर सिखाई थी ना। तो उस तरीके से आप डायमेंशन यहां से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो G बराबर क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप बोलोगे सर क्या ये डायमेंशन G की हमें एग्जाम में निकालनी पड़ेगी। अरे बेटा अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको डायमेंशंस जो अपने आप ही याद हो जाएंगी, मैन जिससे आपका काम चल जाए। और अगर कोई याद नहीं आ रही तो फिर निकाल लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसा रहता है। तो भाई देखो, तो G की डायमेंशन लिखेंगे, तो G की डायमेंशन निकालने के लिए पहले फोर्स लिखनी पड़ेगी। फोर्स डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की होती है सर m1 L1 T-2। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है सर, L होती है। तो L पर पावर क्या है 2, तो 2। m1 भी क्या है, मास, तो डायमेंशन m1। m2 भी क्या है, मास, तो डायमेंशन m1। समझ नहीं, तो मैं सिखा रहा हूं आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट डायमेंशन निकालना, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ में हम डायमेंशन निकालना भी धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे, अच्छी वाली डायमेंशंस भी, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहो घर पे लगातार, डेली या करो, ज्यादा भी नहीं तो 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन डेली आप पढ़ते रहो जब तक ये चैप्टर चल रहा है, और आगे भी मतलब डेली पढ़ते रहो। आप 12th तक डायमेंशन पढ़ोगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं, 12th तक आप डायमेंशन पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। हाँ अब देखो डायमेंशन क्या हो जाए, देखो m पावर देखें, अगर m पे पावर देखें कितनी हो जाएगी, तो m पे पावर 1 तो यहाँ है बेटा, बोला हाँ सर है। और यहाँ पे कितनी है, एक ही है और एक ही है 2। तो ये 2 जब ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, या फिर m1 से m1 काट दो तो m की पावर 1 बची, ऊपर जाएगी m की पावर -1, ऐसे लिख लो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक से कट गई और ये m1 बचा, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2, तो L की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। L की पावर कितनी हो गई सर, 3 हो गई, याद रखना आप, ठीक है। और T की पावर कितनी होगी, -2। अब अच्छे से याद कर लो, अब मेरे साथ आपको याद करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन कितनी होती है, m-1 L3 T-2। याद करो, कॉपी में 5 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, है ना। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा होता था, मतलब कम से कम मैं 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी आदत यही रहती है कि मैंने लिखवाया, अब मैं भाई लिखो, याद करो। तो वही है, आप वीडियो पॉज कर दो, अभी 5 बार कम से कम डायमेंशन लिखोगे जी की, m-1 L3 T-2। समझ रहे हो, नहीं तो इस कैमरे में घुसूंगा, तुम्हारी कॉपी में देखूंगा कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम नहीं लिख रहे हो, है ना। तो अगर मम्मी पापा किसी के देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चों के सामने अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे आपके सामने अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको बोल भाई 5 बार लिख, ठीक है ना। हाँ लिखना है बेटा प्लीज, है ना। सो m-1 L3 T-2, ये आपनी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की डायमेंशन हो गई, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ओके आ जाओ भाई, अभी ये डायमेंशन अपन यहां रख देंगे, क्या है, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, तो m-1 L3 T-2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन है m-1, ध्यान सुनो ना, बताऊंगा फिर इसको मैं, m-1 L3 T-2। इसका मतलब m पे पावर है -1, इसका मतलब a क्या हो गया, a क्या हो गया, a क्या हो गया, a क्या हो गया, -1 हो गया, मतलब मास वाले डायमेंशन। अच्छा l पे पावर कितनी है, 3, तो l पे पावर कितनी है, 3, तो मतलब b कितना हो गया, 3 हो गया। और टाइम पे पावर कितनी है, -2, तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। तो ए भी समझ में आया, कैसे लिखा, समझ में आ गया, डायमेंशन लिख दी। अब मास की बात करते हैं। ऊपर जो गिवन डेटा है, मतलब गिवन जो सिस्टम है, उसके मास, लेंथ, टाइम, और यहां पर जिसमें जाना है उसके मास, लेंथ, टाइम। ऊपर गिवन जो है वो एसआई के अंदर है, और एसआई में मास, एसआई में जो मास होता है वो किस में होता है, केजी में होता है, तो 1 kg। एसआई में मास किस में होता है, केजी में। और आपका लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में। लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ किस में होता है, मीटर में। मैम किसमें लेंथ किसमें होता है, मीटर में, ठीक है ना। और टाइम किसमें होता है, सेकंड में। बोला हाँ सर सही कह रहे हो। और किसमें जाना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस में मास ग्राम में, सीजीएस में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में होता है। बोला हाँ सर सही कह रहे हो सर, सेकंड से सेकंड छम्मा हो गया। और 1 पे पावर -2, 1 पे पावर चाहे कुछ भी हो, है ना, तो ये 1 पे पावर -2 है तो ये भी 1 ही होगा, समझ रहे हो। 1 की पावर 2 होती तो भी ये 1 होता, तो इसके तो कहानी खत्म। अब सुनो, n2 बराबर 6.67 10⁻11, बोलो ओके सर। 1 kg में कितने ग्राम सर, 1000 ग्राम होते हैं, बोलो ओके सर। और यहाँ पर -1, बोलो ओके सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बोलो ओके सर। अपॉन, तो ये चीजें आपको सिखा रहा हूँ, ये इस तरह की बुक्स में आपको मिलेगा करा हुआ।
चाहो तो पहले वाला तरीका यूज करके भी आप इसको कर सकते हो, है ना, पर ऐसा भी सीखना जरूरी है ना। तो हमको आना सब कुछ, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना पढ़ना, तो हमको आना सब कुछ। ग्राम से ग्राम चम्मा चम्मा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चम्मा चम्मा। ओके सर, तो 6.67 10 to the power -11, ठीक है। 1000 पे पावर कितनी है? 1000 पे पावर है -1। 1000 पावर कितनी है? -1 है, ध्यान सुनना। 1000 पावर कितनी है? -1। और यहाँ पे 100 पे पावर कितनी है? 100 पे पावर कितनी है भाई? 3 है। 100 पे पावर कितनी? 3। अब तो इसको थोड़ा ध्यान समझना। 1000 पावर -1, इसका मतलब ये समझ लो 1/1000 है ये, 1/1000 हो गया, ठीक है ना। नीचे आकर पावर 1 हो गई, बात समझ में आई? बोला हाँ सर। और ऊपर क्या है? 100 पे पावर 3, मतलब 100 को हमको कितनी बार लिखना है? 100 को हमको कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 100 को हमको कितना लिखना है? 3 बार लिखना है, बस समझ में आ गई? बोलो ओके सर। अब सुनो, अब 3 0 3 0 काट दो, 3 0 3 0 काट दी, 2 ये कट गई, ये और 1 ये कट गई, कितनी बची? 10 की पावर 3 बची ना, 10 की पावर 3 बची मैन। तो मतलब ये पूरा जो मामला है 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है। इसका मतलब कितना हो गया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इंटू 10 टू द पावर कितना बचा? कितना 10 टू द पावर कितना बचा? आपका 3 बचा। अब यहां पर बेस सेम है, ये भी 10 ये भी 10, तो -11 + 3 होगा। -11 + 3 होगा, इसका मतलब कितना? 3 निकाल दो, 3 निकालते कितना बच जाएगा? आपके पास आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? N2 की वैल्यू आ जाएगी। आप किसकी वैल्यू आ जाएगी? N2 की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया? तो भाई एंड आप जब सीएस में लिखोगे तो क्या लिखोगे जी? सीजीएस में जी क्या लिखोगे? सीजीएस में जी लिखोगे आप 6.67 10 टू द पावर -8, ठीक है। न्यूटन जी क्या लिखोगे? डाइन लिखो, न्यूटन जी क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मीटर के क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन केजी जी क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, ग्राम का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ओके बढ़िया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे ना, N1U1 बराबर N2U2, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको। ऐसे मतलब N1 कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बोल हाँ सर है। बराबर N2 नहीं पता, बोल हाँ सर नहीं पता, U2। अब डाइन ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। और ये क्या? मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बोला हाँ सर होगा। और नीचे क्या होगा? ग्राम का स्क्वायर होगा, बोला हाँ होगा, ठीक है ना। अब बड़े वाले के तोड़ते हैं हमेशा, ये सिखाया था मैंने, बोला हाँ सर ये सिखाया था। 6.67 10 टू द पावर -11, 1 न्यूटन में कितने डाइन? 1 न्यूटन में कितने डाइन पढ़ाया हुआ है, याद कराया हुआ मैंने। तो 1 न्यूटन में सर होता है आपके 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। बोला हाँ सर ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, सेंटीमीटर। पर स्क्वायर लगा हो ना इस पर, तो स्क्वायर लगाएंगे। और 1 केजी, तो केजी का स्क्वायर बेटा क्या है? केजी का स्क्वायर, ध्यान सुनना है ना, केजी का स्क्वायर है ना। तो भाई केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। और क्या है? क्यूब है, सॉरी, इस पे क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, समझ में आई बात। अब बाकी का चल रहा है आपका N2, ये आपका डाइन चल रहा है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, और ये आपका ग्राम स्क्वायर चल रहा है। बात समझ में? बोल हाँ सर। अब बेटा ध्यान समझ, अब ध्यान समझ, देख बेटा डाइन से डाइन कट गया, बोला हाँ सर डाइन से डाइन कट गया। सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा, बोला हाँ सर चला जाएगा। ग्राम स्क्वायर से ग्राम स्क्वायर चला जाएगा, बोला हाँ सर चला जाएगा। बचेगा कितना? देख अब चेक कर। 6.67 10 टू द पावर -11 बहुत सही है। 10 टू द पावर 5 सर बहुत सही है। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर है, 10 की पावर 2 का स्क्वायर है ना, मतलब 10 की पावर 4 ये हो गया, बोला हाँ सर सही बात है। नीचे क्या है? 10 की क्यूब का स्क्वायर है, मतलब 10 की पावर 6 ये हो गया। यही बच रहा है ना, यही बच रहा है ना। और बराबर में क्या चल रहा है? N2, और बाकी का सब यूनिट, सारी की सारी यूनिट कट गई। तो अब देख ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो 6 पावर काट दो, 6 पावर काटोगे तो कितना बचेगा? वही 6.67 10 टू द पावर -11, और यहाँ पे 6 कट जाएंगी पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 बच गई केवल, क्योंकि 5 + 4 9 थी ना, 9 में से आपने 6 काट दिया, तो मतलब 9 में से 6 कट गया, मतलब 3 बच गए। तो देखो वही सेम आ रहा है 10 की पावर -8, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। तो आपकी जो मर्जी पड़े वैसे आप करो, पर मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, ऐसे भी समझा दिया है और ऐसे भी समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। AIPMT मेंस 2011 में आया हुआ है। देखो अभी जो है, अभी क्या है, पहले देखो अभी आपका केवल नीट का एग्जाम है, अभी नीट लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है? AIPMT, ऑल इंडिया PMT, ठीक है ना, मेंस 2011। तो वहां से क्वेश्चन उठाया अपन ने, अच्छे क्वेश्चन होते थे पहले। आ जाओ, अब यहां पे समझना थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं मैं। हमको पता है MKS, बोला हाँ सर। हमको पता है CGS, बोला हाँ सर हमको पता है CGS। हमको पता है FPS, ठीक है, कन्वर्जन इनको पता है। पर एक गोलू भैया हैं, गोलू भैया हैं, और गोलू भैया के आगे एक अपनी दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। जैसे
एक है ना साधु महात्मा जी, जिन्होंने एक अपना ही देश बना रखा अलग से, तो उनकी अलग ही दुनिया, उनके अलग ही नियम कायदे हैं, समझ रहे हो। तो वैसे गोलू भैया इनके अलग ही नियम कायदे हैं। और इन्होंने बोला कि मेरा जो सिस्टम है ना, जैसे एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, और ये बोलना चाह रहे हैं, गोलू भैया बोल रहे हैं कि मेरा सिस्टम जो है ना, उस मेरे सिस्टम के अंदर जो लेंथ है, मेरे सिस्टम में जो लेंथ है मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं। मेरे सिस्टम में मैं लेंथ 10 सेंटीमीटर मानूंगा। और मेरे सिस्टम में जो मैं मास है वो क्या मानूंगा, 100 ग्राम मानूंगा। तो मास मानूंगा 100 ग्राम, लेंथ मानूंगा 10 सेंटीमीटर। और टाइम के बारे में अगर नहीं दे रखा है, इसका मतलब 1 सेकंड लेके चलना है। टाइम दे रखा है, टाइम 1 सेकंड मानूंगा। और मेरे सिस्टम में कोई भी पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है, जैसे मान लो यहां पे एक सवाल है, क्या बोल रहा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम के अंदर जो डेंसिटी है, सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। बोलो हाँ सर दे रखी है। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, मतलब एक सिस्टम है ऑफ यूनिट का, अलग ही सिस्टम है एक यूनिट का, वो किसका है, हमारे गोलू भाई साहब का है। और गोलू भाई साहब क्या बोल रहे हैं, गोलू भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम है ना, मेरे सिस्टम में जो लेंथ है ना, मैं कितनी लेके चल रहा हूं, 10 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं। और मेरे सिस्टम में जो मास है ना, वो आपको कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है। और बाकी की इंफॉर्मेशन इधर किसका, मतलब टाइम आपको 1 सेकंड लेके चलना है, ठीक है। तो बताओ मेरे सिस्टम में, मतलब गोलू के सिस्टम में डेंसिटी कितनी लिखी जाएगी, यहां पे जो वैल्यू है ना N2, वो कितनी आएगी, और ये यूनिट क्या आएगी, ठीक है ना। तो मान लो यूनिट, जो डेंसिटी की जो यूनिट है, गोलू भाई साहब ने बोल दिया कि मेरे नाम पे यूनिट बना दो गोलू, जो भी, ठीक है ना, या इसको जी डैश या सेंटीमीटर डैश कुछ भी, ठीक है ना। तो यही N2 जो वैल्यू है वो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई डेंसिटी सीजीएस में इतनी है, तो उस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करो, जिस सिस्टम के अंदर आपका लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है और मास 100 ग्राम होता है, उसमें कन्वर्ट करो। ये सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है, गोलू वाला सवाल, गोलू का खुद की दुनिया, गोलू के खुद की एक सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। तो कैसे करते हैं, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, इस सवाल को करते हैं अपन, आ जाओ, है ना, आओ बेटा। पहला सिंपल तरीका क्या है भाई, N1 U1 बराबर N2 U2। बोला हाँ साहब। N1 कितना है सर, N1 है आपके पास में 4। U1 कितना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। बोला हाँ सर। N2 चाहिए, हाँ सर। अब यहां पर अगर देखो ग्राम लिखा है, इसका मतलब यहां पर मास वाली यूनिट है ना। तो यहां पर मास कितना, सवाल में क्या दे रखा है, मास कितना लेना है, गोलू के सिस्टम में मास लेना है सर 100 ग्राम लेना है। मास कितना लेना है, 100 ग्राम। तो यहां पे आपने 100 ग्राम लिख दिया। और जो लेंथ है यहां पे सेंटीमीटर है ना। अब लेंथ की यूनिट यहां पे आएगी, पर क्यूब है ना, तो यहां क्यूब पहले लगा देते हैं। पर भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि मेरे सिस्टम में लेंथ कितनी लेनी है, मेरे सिस्टम में लेंथ लेनी है कितनी सर, 10 सेंटीमीटर लेनी है, 10 सेंटीमीटर लेनी है सर, मेरे सिस्टम में लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो भाई तो मेरे सिस्टम में लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर लेनी, 10 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं। बोल हाँ, सवाल सॉल्व हो गया। क्या करोगे भाई, ग्राम से ग्राम काट दोगे। बोला हाँ सर, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी कट जाएगा यहाँ पे। बोला हाँ सर, ठीक है। N2 क्या बचा, 100 बचा। बोला हाँ। और 10 की पावर कितनी बची, क्यूब बची, 10 की पावर क्यूब बची, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब था वो तो कट गया ना, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब तो कट गया, यहाँ से कट गया, ठीक है ना। पर 3 जो पावर है 3 वो तो 10 पे भी आएगी, है ना। तो 10 पे पावर 3 तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये 100 और ये नीचे 1000, तो कितना बचा, 1/10 बचा। बोला हाँ सर। और N2 में क्या बच रहा है, N2, ये आपका क्या है, N2 बराबर में N2। तो इसका मतलब 4 बराबर कितना आ रहा है, N2/10 आ रहा है। इसका मतलब N2 कितना आ गया, N2 बराबर आ गया 40। N2 बराबर कितना आ गया, 40। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब इसी क्वेश्चन को डायमेंशन वाले मेथड से करते हो, डायमेंशन वाले मेथड से करोगे तो फॉर्मूला क्या था, N2 बराबर N1 M1/M2 पावर A, ठीक है ना, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। मैं तुमको हर तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज पता हो, ठीक है ना। भाई N1 कितना है, 4 है, ठीक है ना, 4 है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABC क्या होगी, ABC क्या है, डायमेंशन है। तो डायमेंशन देखने के लिए आपको पता करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्वांटिटी कौन सी है। तो क्वेश्चन में ढूंढो क्वांटिटी कौन सी, सर क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, सर डेंसिटी है। क्वांटिटी क्या है, सर डेंसिटी है। तो भाई डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, सर डेंसिटी डायमेंशन होती है M1L-3, M1L-3, और T पे कुछ होता नहीं तो T पे पावर 0।
भाई डेंसिटी डायमेंशन क्या होती है? डेंसिटी डायमेंशन क्या होती है? ये होती है m1 L - 3 T0, यही होती है ना। तो m पावर 1 तो 1, L पावर -3 T पे 0 G पे 0। बस समझ में आ गई? ओके सर। तो आई होप बच्चा यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऊपर क्या रखता है? जो गिवन सिस्टम होता है उसके मास लेंथ टाइम रखता है। तो मास कितना है? मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम दे रखा है। लेंथ क्या है? लेंथ किसमें? सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में है ना, तो सीजीएस में सेंटीमीटर। और 1 सेकेंड बोलो ओके। पर जिसमें कन्वर्ट करना है, गोलू वाले सिस्टम में जाना है, तो गोलू वाले सिस्टम में वो बोल रहा है कि मेरे वाले में मास कितना लेना है? 100 ग्राम लेना है। मेरे वाले में मास कितना लेना है? 100 ग्राम लेना है। लेंथ कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर लेना है। ये तो बोला सवाल में। लेंथ कितना लेना है? लेंथ कितना लेना है? लेंथ कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर लेना है। बोला हाँ सर सही तो कह रहे हो आप, सही तो कह रहे हो। और सेकंड दिया नहीं, सब सेकंड ही है। अब कोई भी चीज पे पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। x पे पावर 0 वैल्यू 1, y पे पावर 0 वैल्यू 1, t पे पावर 0 वैल्यू 1। तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ। ग्राम से छम्मा छम्मा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर छम्मा छम्मा। तो n2 बराबर कितना बचा सर? 4। तो ये हो गया। और 1/100 हो गया। बोल हाँ सर। और 1/10 की पावर कितनी है? -3 है सर। बोल हाँ सर है सर। अब देखो 4 1/100 बोल हाँ सर। 10 पर -3 ऊपर जाएगा, 10 पावर +3 हो जाएगा, 10 पावर +3 हो जाएगा। खुद देख लो आप। यहाँ पर 10 पावर 2, यहाँ पर 10 पावर 3, इसका मतलब कितना बचा? 40 बचा। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है? 40 ही आ रहा है। कैसे भी कर लो। तो हम सीख गए हैं अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आना, कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं। और इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना सीख चुके हैं कि एलएचएस की डायमेंशन और आरएचएस डायमेंशन बराबर है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। पर डायमेंशन की लिमिटेशन है, वो कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बोलो ओके सर, दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। अब जो तीसरी एप्लीकेशन है वो हम सीखेंगे, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो हम सीखेंगे। और थर्ड एप्लीकेशन क्या है? रिलेशंस बनाना, फॉर्मूला डिराइव करना। अब आपको मास्टर जी सिखाएंगे फॉर्मूला डिराइव करना। तो तैयार आप लोग? आई होप आप सब लोग तैयार होंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो आ जाओ बच्चा बिना किसी देरी के। तो हम पढ़ें डिड्यूसिंग रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। पढ़े? ओके सर। मतलब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी रखिए A B C D और कह दिया कि A जो है ना वो B पे भी डिपेंड कर रहा, C पे भी डिपेंड कर रहा, D पे भी डिपेंड कर रहा। तो बता A आप कंफ्यूज हो गए भाई, A बराबर BC/D होगा या B² C² होगा या B की पावर 2 C की पावर 1/2 अपॉन D होगा, क्या होगा? मतलब A B C पर पावर क्या होगी ये हमें पता करना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना। बस समझ आ रही है भाई? बोल दिया भाई ए बी पे भी डिपेंड कर रहा, सी पे भी डिपेंड कर रहा, डी पे भी डिपेंड कर रहा। अब बता कि ए का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये हम डायमेंशन एनालिसिस से अच्छे से सीख सकते हैं। तो आई होप आप सब बच्चे तैयार होंगे। तो सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए पता लग जाएगा, देखते हैं जैसे बोलेगा ये क्या बोल रहा है। देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, मतलब टाइम पीरियड जो है आपका कैपिटल जो टी है टाइम पीरियड, वो डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है किस किस पे? मास पे डिपेंड कर रहा। तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, और एक इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड कर रहा है। देन चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताओ कि टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला है। और सवाल में आपके लिए एक वो है, क्या बोलते हैं, आपको दे रखा है उन्होंने 2 पाई इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और दे रखा है कि 2 पाई भाई क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला सही। अगर इस तरह सवाल आ गया फॉर्मूला डिराइव करने वाला, रिलेशन देखने वाला, तो कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले पहचानो कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, मतलब कौन सी क्वांटिटी पे कौन, मतलब कोई सी क्वांटिटी जो है जैसे टी है टाइम पीरियड, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम एल जी पे। तो ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। साफ साफ लिखा है ना कि टाइम पीरियड जो है एम पे एल पे जी पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले सबसे पहले ये चीज ढूंढो। तो मैंने पकड़ ली। अब मुझे पता है कि एम पे कुछ पावर होगी, मतलब टी बराबर में होगा, एम पे कुछ पावर होगी, एल पे कुछ पावर होगी, जी पे कुछ पावर होगी। या तो अब देखो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो m दिख भी नहीं रहा आपको, है ना? तो g पे कुछ पावर होगी 1/2 होगी, है ना? -1/2 होगी, क्या होगी ये अपन को पता करना है। चलो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। आइए बेटा, तो देखो अब पावर क्या होगी वो हम पता करना है। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ भी पावर मान लेंगे यहाँ पे A B C ऐसे कुछ भी पावर मान लेंगे। तो ये तरीका होता है। सुनो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ढूंढो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। टी डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सर m पे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा, और जी पे डिपेंड कर रहा। ढूंढ लिया? बोला हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।
चूंकि अब हमें बेटे एम पर, एल पर और जी पे क्या नहीं पता है, पावर नहीं पता कि पावर क्या आएगी उन पे, तभी तो अगर पावर पता हो तो फॉर्मूला बन ही जाता। पावर तो नहीं पता कि बीसी मतलब जैसे ये एम एल बाई जी होगा या एल जी बाई एम होगा, एल स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होगा, एल की क्यूब जी की क्यूब अपॉन एम होगा, क्या वही नहीं पता हमको, ये तो पता करना है। तो हम अपने हिसाब से पावर मान लेते हैं कि इस पे पावर है ए, इस पे पावर है बी, इस पे पावर है सी। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी है और वो किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक। अब प्रोपोर्शनल वाला निशान हटाओगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, सवाल में दे रखा है वो कितना है साहब, 2 पाई है, तो वो 2 पाई है साहब, m पे पावर a, l पे पावर b, g पे पावर c, ठीक है ना। अब क्या करोगे, दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखोगे, राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। अब भाई आप दोनों तरफ की क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, डायमेंशन लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड की भी राइट हैंड साइड की भी। तो भाई टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t1 हो जाएगी केवल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m0 l1 t0। भाई 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की सर कोई डायमेंशन नहीं होती, बोल हाँ। m क्या है, मास है, तो मास की डायमेंशन m1, पावर कितना है a, l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है सर l1 होती, पावर कितनी है b, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब चाहे एक्सेलरेशन कैसा भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे कैसा भी हो, है तो एक्सेलरेशन ही, बोल हाँ सर। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती सर, l1 सर t-2 होती है, हाँ। पावर कितना भाई c, तो भाई पावर लगा दिया c। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी, बोलो ओके सर, ओके सर, ओके सर। जब इतना हो गया, अब पावर को कलेक्ट कर लो, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0, ठीक है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बाहर a, तो क्या हो जाएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा, तो m पे पावर आ गई a, बोलो हाँ। यहाँ पे l पे पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 1 और बाहर कितना b, तो b। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे पावर 1, बाहर कितना c, ठीक है, तो c। यहाँ पे t पे पावर -2, बाहर कितना c, तो माइनस का 2c, बोला हाँ सर। तो ध्यान से देखिए तो m पावर कितनी आ गई, a आ गई, l पावर कितनी आ गई, b प्लस c आ गई, और t पे पावर आ गई माइनस का 2c। समझ में आ गई। अब कंपेयर कर दो, दोनों तरफ की पावर को क्या करो, कंपेयर करो, दोनों तरफ की पावर को क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किनको, दोनों तरफ की पावर्स को, डायमेंशंस को, ठीक है। तो भाई यहां पर m पावर कितनी है, a है, और यहां पे m पावर कितनी है, 0। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया, a बराबर कितना, 0, a बराबर 0। मतलब मास पे कोई पावर नहीं होगी, मास पावर होगी 0, और मास पावर 0 किसका मतलब उसकी वैल्यू बन जाएगी 1, इसलिए वो वहां पे सवाल में मास था ही नहीं, m था ही नहीं, क्योंकि m पावर 0 मतलब वो 1 बन गया। ओके, यहां पर ध्यान से देखिए बेटे, तो t पावर कितनी है, -2c, t पावर कितनी है, -2c, और t पावर यहां पर कितना है, 0, तो -2c बराबर भी कितना, सॉरी यहां पे अपन ने गलती कर दी, क्योंकि ये क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका मतलब लेंथ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे टाइम पे, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, एल पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा अपना 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पावर 1 रहेगा, टाइम पीरियड है तो टाइम ही ना, तो यहाँ पे डायमेंशन केवल क्या रहेगी, t1 रहेगी, डायमेंशन क्या रहेगी, t1 रहेगी, ठीक है ना, बोला हाँ सर। t पर -2c, यहाँ पे -2c और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो -2c बराबर क्या आएगा, -2c बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो भाई यहाँ c बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया, बोलो हाँ सर सही कह रहे हो। और भाई यहाँ पे b प्लस सी है, l पावर कितनी है, b प्लस सी है, यहाँ पे l पावर कितनी है सर, 0 है, तो भाई b प्लस सी बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0, b चाहिए तो b बराबर कितना आ गया, -c, पर c बराबर पहले से कितना है, -1/2, तो यहां से b बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख ले, बोल हाँ सर लिख लो, अब लिख लो। अब देखो बिल्कुल सिंपल काम नहीं हो गई भाई। पहली क्वेश्चन क्या है, t बराबर 2 पाई, बोल हाँ 2 पाई, m पावर a कितना आया, 0 आया, बोल हाँ सर ठीक है। फिर क्या है सर, l है, बोल हाँ सर l लिख लो। l पावर कितनी है सर, b है, b कितना है, 1/2 सर, 1/2 लिख लो, बोल हाँ सर ठीक है, 1/2 लिख लिया। फिर क्या है, g है, तो भाई g लिख लो सर, g लिख लो, और g पावर कितनी है, c है, c कितना आया, -1/2 आया, -1/2 लिख लो। अब कई बच्चों को यहां से समझ में नहीं आता, तो समझ लो, कोई भी चीज पे पावर 0 तो बेटा उसकी वैल्यू हो गई 1, तो m की पावर 0, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बोलो ओके। l पे पावर 1/2, बोले ठीक है साहब, और g पावर -1/2, नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, इतनी बात पता है ना, बोला हाँ सर। और बेटे कोई भी चीज पे पावर अगर 1/2 इसका मतलब उस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। आई होप ये बात भी आपको पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी।
ठीक है। तो t इक्वल 2 पाई, तो l पे भी रूट है, g पे भी रूट है, इसका मतलब इसको ये फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। आई होप सबको समझ में आया होगा। वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ढूंढो और वो ढूंढो कि किस किस पे डिपेंड कर रही, लिख लिया। अब हमें एबीसी तो नहीं पता ना, पावर तो नहीं पता, पावर पता होती तो हम बना ही लेते। तो हम यहाँ पे एबीसी कुछ पावर लिखेंगे। फिर क्या तरीका है, फिर बाद में दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे, फिर डायमेंशंस को एक साथ कंबाइन करेंगे, फिर दोनों तरफ की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एबीसी निकालेंगे, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, यही हमारा आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है नीट 2017 में आ रहा है, तो आप एक चीज चेक करो, मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं अच्छे क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, नीट के लेवल के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपकी शुरू से ही हो जाए, शुरू से ही वैसी तैयारी आपकी रहे। चाहता तो मैं यहां पे सिंपल 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 क्वेश्चन भी ले सकता था और आपको मजा आता रहता, हाँ सर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेता, समझ में आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है। पर एग्जाम जब देते और मॉक टेस्ट देते, डीपीपी सॉल्व करते तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता। इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी मैंने उसी हिसाब से सेट रखा हुआ है, पहले सिंपल बताया फिर अच्छा, ताकि एग्जाम की क्वालिटी मेंटेन रहे। आ जाओ, तरीका वही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेंथ की है, किसकी डायमेंशन है, जिसकी लेंथ की है, मतलब लेंथ ही मान लो, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म्ड, जिसको लिखा जा सकता है आउट ऑफ सी के टर्म्स में, जी के टर्म्स में और इसके टर्म्स में, है ना। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, तो मतलब बेसिकली जो लेंथ है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सी पे डिपेंड कर रहा है और एक इस पे डिपेंड कर रहा है, एक जी पे डिपेंड कर रहा है और एक इस पे डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इस पे डिपेंड कर रहा है। पर इन पे पावर्स क्या है, वो पावर्स हमें नहीं पता है, ठीक है ना। बोला हाँ, तो पावर मान लेंगे भाई, इस पे पावर सर मान लो आप ए मान लो, इस पे बी मान लो और उस पूरे पे आप सी मान लो। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखनी है। तो लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन तो क्या हो गई, एल हो गई, ठीक है ना। या फिर वैसे लिखोगे तो क्या हो गई, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी 0, ठीक है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन बात भी नहीं करेगी, वैसे वैसे कोई डायमेंशन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। सी का स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो है, तो स्पीड है ना लाइट की हो चाहे किसी की हो, तो भाई डायमेंशन क्या हो जाएगी लाइट की स्पीड की L1 T-1, पावर क्या है A है। अब यहां पर अपन लिखेंगे G की डायमेंशन, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि अच्छे से मिक्स ना हो ये। तो यहां पे हो जाएगा आपका M पे पावर 0, L पे पावर 1, T पे पावर 0, ठीक है। C क्या है, L1 T-1, L1 T-1 स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट, तो L1 T-1, ठीक है ना, पावर A। यहां पे आ जाएगी आपकी G की डायमेंशन और यहां पे आ जाएगी आपकी ये जो मामला लिखा हुआ है यहां पर, इसकी डायमेंशन। और फिर हम क्या करेंगे, पावर लगा देंगे, इस पे पावर B आ जाएगा, इस पे पावर C आ जाएगा, ठीक है। क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको G की डायमेंशन पढ़ाई थी, यस सर पढ़ाई थी। G की डायमेंशन क्या थी सर, G की डायमेंशन थी M-1 L3 T-2। देखो अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ही, 3 मिनट पहले पढ़ाई होगी आपको, मैंने जी की डायमेंशन पढ़ाई है। और जी की डायमेंशन कहां पढ़ाई थी, देखो ये रही। जब जी हम पढ़ रहे थे तो आगे थोड़ा सा और पीछे हो जाता है, ये रही जी की डायमेंशन कितनी आई, M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2, तो M-1 L3 T-2, देखो मैंने यही लिखा है, तो M-1 L3 T-2। तो कहां गए अपन, तो देखो फटाफट से आ जाओ बेटा। तो M-1 L3 T-2 आ गई। पर अब हमको इसके डायमेंशन और लिखनी, इसके डायमेंशन हमें अभी और लिखनी है। तो ये क्या चीज है, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला, सॉरी 11th में तो आप हो ही, 9th में पढ़ा आपने, F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब बच्चे को 12th की नॉलेज भी है ना।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 12th के बाद में नीट का एग्जाम होता है। पर मैं तो आपके स्टैंडर्ड में बढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब मेंटर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी चीज़ें और अच्छी आपको बतानी पड़ेंगी। तो एक कूलम का भी नियम था। कूलम भाई से मैंने बोला था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो बराबर होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है बराबर किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये 12th क्लास में आप जाओगे तब पढ़ोगे। ये है दो मासेस के बीच में फोर्स, जो न्यूटन भाई साहब ने बताया, बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। ऐसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, वो होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप 12th में पढ़ने वाले हो, आप अभी एक बार कंफ्यूज मत हो इस चीज को लेके, ठीक है ना। तो भाई मान लो दो प्रोटॉन के बीच में अगर दो प्रोटॉन होते और दो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है सेम होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो होगा E, है ना। तो ये दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, तो F बराबर इसको अगर देखें Q1 Q2 E स्क्वायर लिखा है वहां पे, ध्यान से अगर देखो तो आप समझ रहे हो। तो Q1 भी E Q2 भी E, तो ये E स्क्वायर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमसे जो डायमेंशन पूछी गई है वो इस मटेरियल की पूछी गई है, इसकी मटेरियल डायमेंशन हमको काम आ रही है, मतलब सवाल के अंदर। तो भाई ये जो मटेरियल है इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी किसके बराबर भाई, इसकी डायमेंशन सर बराबर हो जाएगी डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू r का स्क्वायर की। बोलो हाँ सर सही कह रहे हो। तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होती है सर, फोर्स डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और डिस्टेंस की क्या होती है, L होती है, पर यहाँ पे स्क्वायर इसलिए L2 हो गई। तो इसकी डायमेंशन क्या बनी, इसकी बनी m1 L3 T-2। तो भाई इसकी डायमेंशन आ रही है अपने पास m1 L3 T-2, m1 L3 T-2। तो देखो लिख देते हैं अपन यहाँ पे m1 L3 T-2, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब क्या तरीका होता है, अब सर अब आगे क्या करते हैं, पहले मास की डायमेंशन कलेक्ट कर लो। यहाँ पे m है क्या, नहीं है, यहाँ पे m हाँ है, -1 यहाँ पे, b यहाँ पे, तो -b एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है 1 और बाहर कितना है c, तो प्लस का c, ठीक है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं। अब लेंथ पे लिखते हैं, लेंथ पे यहाँ पर कितना है 1 और बाहर कितना है, तो 1 × a हो गया। यहाँ पे पहले पावर कितनी है 3, बाहर कितनी है b, तो 3 × b 3b हो गया, तो +3b यहाँ पे आ जाएगा। तो गलती ना करो, ध्यान देखना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे c, तो 3 × c 3c, तो यहाँ पे प्लस का 3c आ गया। बात समझ आई बेटा, बोला हाँ सर। अब लिखेंगे टाइम की बेटे, टाइम की देखें तो यहाँ पर -1 यहाँ पर है तो माइनस का a, यहाँ पर -2b, यहाँ पर माइनस का 2c, या -2 और यहाँ पे c, तो -2c, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे। अब अपन इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो पहला अगर देखें तो मैं इक्वेशन बताता जाता हूं, आपको बताता जाता हूं। -b + c किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो पहली इक्वेशन बना लेते हैं, -b + c = 0। देखो मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो नीट के लेवल क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होती है और कुछ नहीं है। चाहते तो अपन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते थे, प्रोसेस तो वही है जो पिछले क्वेश्चन का था, समझ रहे हो, पर थोड़ा दिमाग पे जोर भी तो डालना शुरू करना पड़ेगा ना अपन को, इसलिए। अच्छा तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, देखो घबराना नहीं है ना। -b + c = 0। फिजिक्स तो यहीं तक ही थी, फिजिक्स तो यहीं तक ही थी। अब तो मैथमेटिक्स है बेटा, अब तो मैथमेटिक्स है, गणित। अब तो a + 3b + 3c, a + 3b + 3c किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। यहाँ पे पावर इतनी, यहाँ पे पावर 1, तो a + 3b + 3c। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी हाँ, a + 3b + 3c इक्वल टू किसके आ रहा, इक्वल टू किसके आ रहा, देखो L की पावर 1 है तो 1 के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अगर हम तीसरी इक्वेशन लिखने पे जाएं तो बेटा तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं। देखो सो भाई यहां पर क्या है, -a -2b -2c बराबर किसके आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। बराबर किसके आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -a -2b -2c बराबर किसके आ रहा है, 0। तो -a -2b -2c बराबर 0, ठीक है, ओके। अब ये तीन इक्वेशन भाई, अगर यहां से -b + c = 0, तो यहां से हमको पता लग गया कि b + c क्या है, 0 है। b + c क्या है, 0, ये आपको पता लग गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो b + c बराबर, सॉरी b और c क्या हो गए, बराबर हो गए। और अगर b और c बराबर हो गए तो बेटा कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, ऐसे। तो यहां से क्या बन गया, a + 6b = 1, क्योंकि c भी किसके बराबर, b के बराबर है। और यहां से क्या बन गया, -a - 4b = 0, तो ये भी किसके बराबर है, c भी किसके बराबर है, b के बराबर। तो -2b -2b -4b।
इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, a से कट जाएगा, 6b माइनस 4b, तो कितना हो गया 2b बराबर 1, तो b बराबर आ गया 1/2। और भाई अगर b बराबर 1/2 आ गया और b और c तो क्या है, बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन से b और c बराबर है, तो b बराबर 1/2, इसका मतलब c बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब बात बची a की वैल्यू, तो कोई भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इस इक्वेशन में मैं अगर रखता हूं a की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 6b, और b कितना है भाई साहब, b बराबर कितना है 1/2 है, 1/2 है, बराबर कितना है 1 है, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो गया, a प्लस 3 बराबर 1, मतलब a बराबर आपका आ गया -2, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो लेंथ का जो फॉर्मूला बनाना था उसमें c पे पावर क्या थी, a थी, g पे पावर क्या थी, b थी, और e²/4πε0 पे पावर क्या थी, आपकी c थी, यही थी। हाँ तो भाई c पे पावर a मतलब -2, ठीक है, और g पे पावर b कितना है 1/2, g पे पावर कितनी है 1/2, ठीक है, और e²/4πε0 इस पे भी पावर कितनी है, इस पे पावर कितनी है 1/2 है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भाई ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c पर पावर -2 लिखा हुआ है, c पर पावर क्या लिखा हुआ है बेटा, c पर पावर क्या लिखा हुआ है, चेक करो, c पर पावर क्या लिखा हुआ है -2, नीचे आएगा तो 1/c² हो जाएगा, और g अंदर लिखा हुआ है और e²/4πε0, फिर टोटल पावर क्या लगा हुआ है, चेक करो 1/2 लगा हुआ है, g e²/4πε0 1/2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो एक अच्छा और क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं ताकि हमको चीजें से समझ में आ जाए। जेईई एडवांस 2014 में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, नीट के हो पर डरना नहीं है, जे एडवांस का क्वेश्चन करवा रहा हूं, डरना नहीं है। हम एक अच्छी चीजें ही सीख रहे हैं, क्वालिटी की चीजें सीख रहे हैं, कंटेंट दी बेस्ट आपको देने वाला हूं मैं, पहले दिन से समझ लो। आ जाओ, इन्होंने क्या बोला, टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच ए सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशंस, ए रेलवे इंजीनियर्स यूजेस dimensions and assume that the distance depends on the mass। तो भाई डिस्टेंस है, एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, सॉरी मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, मास डेंसिटी मतलब रो पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी क्या बोल रहा है बंदा, पावर बाय एरिया, आपको हिंट दे रखा है उसने कि इंटेंसिटी की जो डायमेंशन लिखनी है आपको, तो पावर बाय एरिया के फॉर्मूले से आप निकाल लो। तो ये क्या है, एस है इंटेंसिटी, और किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो अब बोल रहा है कि जो डी आ रहा है ना, डी वो किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, इसकी पावर 1/n के प्रोपोर्शन आ रहा है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, तो भाई कैसे निकालेंगे, अगर हमको s पे पावर पता लग गई कितनी आ रही है, और जो अगर ऊपर ये 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 कुछ भी हुआ, मान लो इस पे पावर हमने मानी b मानी, और हमारा आंसर b बराबर आया 1/2 फॉर एग्जाम्पल, b बराबर कितना है 1/2, और b बराबर अगर 1/2 लिखेंगे, इसका मतलब n की जगह कितना आ गया 2, तो आंसर 2 हो जाएगा, और b की वैल्यू आई 1/3, तो मतलब n बराबर 3, 1/4 तो n बराबर 4, ऐसे लिखना है, समझ में आई कहानी। तो वही तरीका अपन अपनाते हैं, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। आ जाओ बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो भाई डी ये हमने ढूंढ लिया, डिस्टेंस है जो डिपेंड कर रही है किस पे, ए तो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे, ए किस पे डिपेंड कर रही है आपकी इंटेंसिटी पे, और एक इस पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। हमें पावर नहीं पता, पावर मान लेंगे फटाफट से, आ जाओ बेटे। तो भाई इस पे पावर a मान लेंगे, इस पे b मान लेंगे, इस पे c मान लेंगे। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है सर, m0 l1 t0 होती है, बोला हाँ सर। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर, l1 t माइनस l1 t माइनस, सॉरी l, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं अपन, दिक्कत हो जाएगी, यहां से लिखते हैं m0 आपकी l1 t0, जो डेंसिटी होती है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 l माइनस 3, डेंसिटी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 l माइनस 3। अभी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती है l की क्यूब, ऊपर आएगा तो -3, ठीक है ना। अब हमको एक तो इसकी डायमेंशन निकालनी है। फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन होती है सर t-1, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड की होती है t, ऊपर जाएगा t⁻⁻1। अब इन पे पावर क्या है भाई, इन पे पावर जो है सर वो क्या है, ABC है, इस पर है a, इस पर है b, इस पर है c। अब s की डायमेंशन लिखनी है। तो भाई सर एस की अगर बात कर रहे हो तो सर एस जो है वो क्या है सर, पावर बाय एरिया। अब आप नए बच्चे हो इसलिए मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं अच्छे से, ठीक है ना। अब अगर आप याद करो, पावर की बात करो तो भाई पावर बराबर क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता था। फोर्स की डायमेंशन अगर आपको याद हो रही हो तो m1 l1 t-2, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है बेटा, l1 t-1। तो पावर डायमेंशन क्या बन गई थी, m2 l2
सॉरी m1 L2 t माइनस 3, ये आपकी पावर की डायमेंशन होती है m1 L2 t माइनस 3, ठीक है ना, याद होनी चाहिए बेटा। तो पावर डायमेंशन क्या हो गई m1 L2 t माइनस 3, ठीक है बेटे। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है L2 होती है, तो क्या बची, ये बची m1 t माइनस 3, m1 t माइनस 3। तो आपकी इंटेंसिटी डायमेंशन क्या आ गई m1 t माइनस, रटना नहीं है, समझना है, मतलब 10 से 15 डायमेंशन भी याद रखोगे तो कैसे ना कैसे करके आप निकाल लोगे, पहुंच जाओगे वहां तक। रटने की कोशिश मत करना, कोई भी चीज रटना मत, ठीक है बेटा, फिजिक्स में रटना नहीं है तो आपको खा जाएगा ये, समझना। तो एस बराबर पावर बाय एरिया, तो पावर की डायमेंशन हो गई m1 L2 t माइनस 3 और एरिया की L2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो m1 t माइनस 3, तो क्या रखेंगे m1 t माइनस 3, क्या है m1 t माइनस 3, ठीक है बेटा। आ जाओ, अब क्या करेंगे अपन, पावर को कलेक्ट कर लेंगे। m पावर कितनी है a, यहाँ कितनी हो गई b, ठीक है ना, देखो आराम से करना, a और ये कितनी हो गई b। अगर बात करें l पे तो -3 है, यहाँ -3, यहाँ पर a तो -3 है, यहाँ पे l है नहीं, बोलो ओके, यहाँ पे l है नहीं है। t पे बात करें तो t पे यहाँ पे t है नहीं, यहाँ पे t है -3b, यहाँ पे t है -c। तो बड़े ध्यान से सब समझ के आपको आराम आराम से लिखना है ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाए। अब यहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर, इसका मतलब a बराबर -b, पहला इक्वेशन तो यही लिख लिया। -3a बराबर 1, तो -3a बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। और a बराबर अगर -1/3 है तो b बराबर अगर लिख रहे हो b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -a, तो v बराबर हो गया 1/3, ठीक है ना। और आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं वैसे बेसिकली हमको, पर देखो अगर ध्यान से देखें तो d किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्या बोला था, इसकी पावर 1/n ना। और s पे हमने पावर क्या मानी है, b मानी, s पावर क्या मानी हमने, s पावर क्या मानी है, b मानी, s पावर मानी हमने b, s पावर क्या मानी, b मानी है। और b कितना आया है, b आया है 1/3, b कितना आया है, 1/3 आया है। तो n की जगह क्या है, 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया। तो यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। सो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से तीन पढ़ ली हमने जो है एप्लीकेशन डायमेंशन की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें बची हुई 2 एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर फॉर्मूला चेक करने वाली है तो दोनों तरफ भी डायमेंशन चेक कर लो, फॉर्मूला ड्राइव करना तो ऐसे हम करके बता सकते हैं। और अगर हमें क्या चेक करना है, हमको वो क्या बोलते हैं कि एक तो हो गया फॉर्मूला ड्राइव करने वाला जो हमने सीखा, यूनिट कन्वर्जन वाली बात होगी तो n1 u1 बराबर n2 u2 कर सकते हैं। तो ये चीजें सारी है सिंपल, इनको आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैं जेईई एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं बेटा, ठीक है ना। तो है बिल्कुल सिंपल फिजिक्स, टेंशन मत लो आप, मस्ती से पढ़ो। लेक्चर नंबर 4 में 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन की हम अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।